फंक्शन का। तो ये है मेरा, आपको पता है कि लास्ट क्लास तक अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो प्रॉपर्ली देख लिए, अपना नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, शीट भी आपको मिल गया है और प्रॉपर्ली अपना होमवर्क जो मिला है उसको ईमानदारी के साथ सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आगे आपके साथ क्या होने वाला है वो आप ही जानते हो, आपका ज़िंदगी है। चलिए ज़्यादा देर बात ना करके अपना टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन का पार्ट 2 जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली दो फंक्शन का होता है ना, एक फंक्शन का तो नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिकली आपके पास दो फंक्शन का दिया जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 3 सेट ले लेता हूं, तीनों की तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स है, ए बी सी, ठीक है। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, एफ एक फंक्शन है जो कि ए से बी पे डिफाइन हो रहा है, यानी कि उसका डोमेन ए है और कोडोमेन बी है, समझ आ रहा है। और जी एक और फंक्शन है मेरे पास जो बी से सी पे डिफाइन किया गया है, यानी कि बी का जो डोमेन हो जाएगा वो बी हो जाएगा और कोडोमेन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक फंक्शन डिफाइन होता है जी ओ एफ, है ना, जी ओ एफ, है ना, जो कि ए से सी पे डिफाइंड होता है, समझ आ रहा है मेरी बात, जो कि ए से सी पे डिफाइंड होता है और उसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, समझ में आ रहा है। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी वो क्या हो जाएगा, जी ओ एफ कोलोन ए से सी। और अगर मैं कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ का बात करूं तो वो हो जाएगा आपका एफ ओ जी, है ना, एफ ओ जी। उसके बाद जो इंटरचेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब इन दोनों को भी आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। खैर इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, अभी बात नहीं करते इसके बारे में, है ना। अभी इस चीज को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूं ए से बी, ठीक बात है, ए से क्या ले रहा हूं, बी ले रहा हूं, है ना? और यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, सी आ गया, ठीक है। तो ए से बी पे कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ है, एफ फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है। बी से सी पे कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ है, जी फंक्शन डिफाइन हुआ है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो। तो ये जो फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू सी, इसी का नाम है गॉफ, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि गॉफ, समझ आ रहा है मेरी बात। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज गॉफ ऑफ एक्स सच दैट गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी के अंदर एक्स की जगह में क्या बैठ गया, एफ ऑफ एक्स बैठ गया, ठीक है। तो गॉफ का जो डोमेन हो गया वो हो गया ए और गॉफ का जो कोडोमेन हो गया वो हो गया आपका सी, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट और तगड़ा कंसेप्ट है यहाँ पे, उस चीज को ध्यान से समझने का कोशिश करो मेरे साथ साथ, ठीक है। यही सब कुछ है ना, यही सब कुछ है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ये कुछ समझ के भी फायदा नहीं है, ऊपर ऊपर समझ आएगा चीजें, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एफ एक्स फंक्शन हमने डिफाइन किया ए सेट से बी सेट में, ये उसका डोमेन है, ये उसका कोडोमेन है, समझ आ रहा है। जी एक फंक्शन डिफाइन किया बी से सी में, तो गॉफ एक फंक्शन डिफाइन होगा ए से सी पे जो एफ और जी का कंपोजिशन कहलाएगा, ठीक बात है, समझ में आ रहा है। सच दैट गॉफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। एकदम कंसेप्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक। मान लो कि ए सेट में मेरा एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट, ठीक बात है। ए सेट में मेरा एलिमेंट है 5 एलिमेंट, बी सेट में मेरा एलिमेंट कितना है, 4 एलिमेंट मान लिया, और सी सेट में मेरा एलिमेंट कितना है, 3 एलिमेंट मान लिया, ठीक बात है, समझ में आ रहा है। तो बी हो गया अपना कोडोमेन एफ का और जी का डोमेन दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक। अगर मैं आपको बात करूं कि एफ का कोडोमेन का बात नहीं कर रहा हूं, एफ का
रेंज का बात कर रहा हूं, किसे बात कर रहा हूं, एफ का रेंज का बात कर रहा हूं। अगर एफ का रेंज ऐसे होता है, मान लो ऐसे, एफ का रेंज क्या आया, सिर्फ ये तीनों आया है ना, एफ का रेंज जो आया वो क्या आया, सिर्फ ये तीनों आया, ठीक है। और जी का डोमेन जो है वो भी सेट भी लिखा गया है, मतलब डोमेन में चारों के चारों एलिमेंट जाएगा है ना, तो ये वापस क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो सकता है। तो ये कॉम्पोजिशन जो है वो पॉसिबल होने लायक है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा कोई कहानी ले लेता हूं, ऐसा कोई कहानी ले लेता हूं कि सर यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि ये 5 एलिमेंट चारों के चारों एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ क्या है, ये 5 एलिमेंट चारों के चारों एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया, ठीक है। ये 5 एलिमेंट चारों के चारों एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया, तो रेंज ऑफ एफ जो होगा तब के बाद तो ये चारों के चारों रेंज ऑफ एफ में आ जाएगा, समझ आ रहा है मेरी बात, तब ये चारों के चारों एलिमेंट रेंज ऑफ एफ में आ जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि डोमेन ऑफ जी जो है ना, जो सेट बी है, उसको हम सिर्फ ये 3 कंसीडर करा रहे हैं, उसको ये 3 कंसीडर कर रहे हैं, डोमेन ऑफ जी जो है उसको सिर्फ ये 3 मान रहे हैं, समझ में आया। तब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये एलिमेंट ऐसा खाली रह जाएगा जिसका कोई इमेज आपको मिलेगा ही नहीं, समझ में आया, जो कि फंक्शन का डेफिनेशन को क्या कर देगा, वायलेट कर देगा। और अगर ये फंक्शन का डेफिनेशन को वायलेट कर देता है तब तो गॉफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आप यहां से समझने का कोशिश करोगे सर कि आपने पहले एग्जांपल में रेंज को लिए डोमेन से छोटा, दूसरे एग्जांपल में जब फंक्शन को वायलेट कराने के बारे में आपने सोचे कि हमें समझाने के लिए फंक्शन को वायलेट कर रहे हो आप, तो आपने क्या किए, रेंज में एलिमेंट ज्यादा ले लिए, डोमेन में कम ले लिए। हाँ, वही फंडा आपको पकड़ना है। फंडा क्या है यहाँ पे, फंडा ये है कि अगर एफ फंक्शन का रेंज जो है, अगर एफ फंक्शन का रेंज जो है वो अगर जी फंक्शन का डोमेन को एक्सीड कर रहा है तो ये कॉम्पोजिशन जी ऑफ एफ डिफाइंड ही नहीं होगा। सबसे मुद्दे का कंसेप्ट ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर एफ फंक्शन का रेंज जो है वो अगर जी फंक्शन का डोमेन को एक्सीड कर जाता है तब कॉम्पोजिशन जी ऑफ एफ डिफाइंड नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि एलिमेंट खाली रह जाएंगे जिसका इमेज ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। बी पे ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा ना जिसका इमेज ही नहीं मिलेगा सी पे, क्यों, क्योंकि रेंज ज्यादा है, डोमेन कम है। इसका प्री इमेज मिलेगा बट इसका इमेज आगे तो नहीं मिलेगा ना। अगर रेंज को 4 मान लेते, डोमेन को 3 मान लेते तो इसका प्री इमेज तो मिल रहा है, अगर इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो ये रेंज में कैसे आएगा, ऑब्वियस बात है। बट इसका आगे कोई इमेज नहीं मिल रहा है सी में, जो कि ये प्रूफ करता है कि जी एक फंक्शन ही नहीं है, और अगर जी फंक्शन नहीं है तो गॉफ डिफाइन ही नहीं होगा। यानी कि जो सबसे प्राइमरी कंडीशन हमारा बन गया फॉर गॉफ एक्स, फॉर गॉफ एक्स, एक्स यहां पे क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज एक्स इज द इनपुट, समझ में आया, जो किसका एलिमेंट होगा, ऑब्वियस बात है सेट ए का एलिमेंट होगा, बिकॉज गॉफ जो फंक्शन है उसका डोमेन हो गया कैपिटल ए और कोडोमेन हो गया कैपिटल सी। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होगा वो ये हो जाएगा, गॉफ फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड, फॉर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, रेंज ऑफ f of x, range of f of x must be a subset of, must be a subset of domain of, must be a subset of domain of g of x। कहानी समझ आया आपको, है ना। f of x का जो रेंज होगा वो इस केस में, जो सेकंड वाला केस मैंने बनाया है उसमें डोमेन ऑफ g का सबसेट नहीं है, आप देख सकते हैं। इक्वल होने से भी तो होगा ना, सबसेट तो होगा बट एक्सीड नहीं कर सकता है। रेंज में एलिमेंट से डोमेन ऑफ जी से ज्यादा नहीं हो सकता है, इक्वल हो या फिर कम हो, समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। तो फॉर कंपोजिशन गॉफ टू बी डिफाइंड, रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये मुद्दे की बात है जो सबसे पहले आपको समझना चाहिए। बोले क्या सर, फिर से थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, फिर से समझा के तो प्रॉपर्ली देते पूरा समझा के। एफ एक फंक्शन है हमारे पास जो ए सेट से बी सेट में डिफाइन हो रहा है, ए उसका डोमेन है, बी उसका कोडोमेन है।
जी एक सेट है जो बी से सी पे डिफाइन हो रहा है, बी उसका डोमेन है, सी उसका कोडोमेन है, ठीक है। तो गॉफ एक फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो ए सेट से लेकर के सी सेट में डिफाइन होगा, और उसको हम तभी बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इफ द रेंज ऑफ बी, पॉइंट नोट करो कि रेंज ऑफ बी इज नॉट, रेंज ऑफ एफ इज नॉट बी. If we write range of f is b, then we conclude that the function f is onto, which is not given. समझ आ रहा है मेरी बात? b उसका कोडोमेन है, उसका रेंज नहीं है. गॉफ को डिफाइन होने के लिए b का f का जो रेंज होगा वो g का डोमेन का सबसेट होना चाहिए. आप बोलोगे सर चेहरा तो दोनों का सेम सेम दिख रहा है, बट जनाब ये कोडोमेन है, ये डोमेन है. इसका जो इसमें जो f का जो रेंज आएगा ना, समझ में आ रहा है, इसमें जो f का जो रेंज आएगा वो डेफिनेटली g का डोमेन जो होगा उसका क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा. समझ आ रहा है? उससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी प्रकार से. ठीक बात है, समझ में आ रहा है? या फिर अगर आप ये b से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कुछ इस प्रकार से सोच लो, ये मान लो a से b है और g जो है वो मान लो c से लेकर के d है. ठीक बात है? तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, है ना, ये हो गया आपका c और ये हो गया आपका d, है ना. a से b पे आपका कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, f फंक्शन. g फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, c से d तक डिफाइंड है g फंक्शन. ठीक है, तो गॉफ कब डिफाइंड होगा, जब ये जो है, ये जो मतलब मान लो f का ये तो कोडोमेन है, रेंज जो है वो इतना सा है. समझ में आया ना? ये रेंज जब इसका सबसेट होगा तभी जाकर के गॉफ डिफाइंड होगा. समझ में आ रहा है? कहना मतलब मैं डायग्रामेटिकली इसको ऐसे भी आपको बना करके दिखा सकता हूं. जैसे ये मान लो एक सर्कल के अंदर, एक मैं डायग्राम के अंदर अगर मैं घुसा देता हूं तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा. देखो मैं घुसाता हूं, हाँ अभी आप समझ सकते हो, अभी आप समझ सकते हो. ये B है, ये C है. ठीक बात है? और ये है आपका रेंज ऑफ f, है ना. रेंज ऑफ f जो होगा वो डोमेन ऑफ G के सबसेट होगा. ठीक है, इस रीजन में तो ये आ नहीं सकता है, क्योंकि इस रीजन में आएगा तो कोडोमेन के बाहर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं. रहना तो पड़ेगा इसी के अंदर, और इसी के अंदर अगर रहेगा तो वो खुद क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा. मतलब ये ना बोल के आप ये इंटरसेक्शन पार्ट को भी बोल सकते हो, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट, क्योंकि उसके इक्वल भी हो सकता है, उसके छोटा भी हो सकता है ना. ये है आपका रेंज ऑफ f. ठीक है, रेंज ऑफ f अगर होना है तो ये होगा, रेंज ऑफ f अगर होना है तो ये होगा. समझ आ रहा है मेरी बात, है ना. उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना. और अगर मैं आपको बात करूं कि फॉग f और g ऑफ x ये कब डिफाइंड होगा सर, ये तभी डिफाइंड होगा जब आप समझ सकते हो कि क्या होगा, g फंक्शन का जो रेंज होगा वो f का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा. g फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, f का डोमेन का सबसेट हो जाएगा. ठीक है, g फंक्शन का जो रेंज होगा वो f का डोमेन का सबसेट हो जाएगा, और गॉफ को डिफाइन होने के लिए f का जो रेंज हो जाएगा वो होगा g का डोमेन का सबसेट होगा. ठीक बात है, ये चीज आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ. ठीक है, तो अभी आपका शीट जो है उसके और मैं बढ़ता हूँ, और उसमें जो प्रॉपर्ली चीजें लिखा गया है वो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ. तो देखिए मैं एक बार शीट में जो कंपोजिट फंक्शन का पार्ट है पेज नंबर 5 से, उस पर मैं एक बार प्रॉपर्ली फोकस करता हूँ. देखो क्या लिखा हुआ है, लेट f कोलोन a से b एंड g कोलोन b से c बी टू फंक्शंस, जहाँ पे तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स लिखा गया है. देन a function gof कोलोन a to c defined by gof x is equal to g of f of x for all x belongs to a is called composition of f and g, not g and f. ध्यान से लिखिएगा, x belongs to a क्यों लिखा गया है, क्योंकि गॉफ का जो डोमेन है वो है सेट a, तो सेट a से कोई भी एलिमेंट अपन पिक कर रहे हैं तो उसको x मान के चल रहे हैं. ठीक है, साइड में स्टार दे करके लिखा गया है कि रेंज ऑफ fx मस्ट बी a सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx फॉर gof x टू बी डिफाइंड. ठीक है, नीचे नोट नंबर 1 में आप देख सकते हो
कि for of x to be defined, range of fx must be subset of domain of gx, and for fog x to be defined, range of gx must be subset of domain of gx fx, जो मैं आपको समझा दिया। और फिर एक विजुअलाइजेशन दिया हुआ है कैसे आप कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, एक इनपुट डाल रहे एक मशीन में, fx एक आउटपुट निकाल रहा है। ठीक है, जो आउटपुट निकाल रहा है वो तो g का डोमेन में जाएगा ही जाएगा, और उसके साथ और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड होकर के जा सकता है जो उस बीच वाले पाइप में रह सकता है। ठीक है, वो जाएगा g का इनपुट, और g का इनपुट जो है वो g ऑपरेट करके फाइनल आउटपुट दे रहा है ग्राफ ऑफ x। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारा स्टार्ट हो गया प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज में जाने से पहले मैं आपको वापस एक बार दोबारा समझा देता हूं। ठीक है ना, रिवाइज कर देता हूं फटाफट कि f जो है वो एक फंक्शन है, a से b पे डिफाइन किया गया है, g एक फंक्शन है, b से c पे डिफाइन किया है। तो ग्राफ एक फंक्शन होगा a से c पे, जिसका डोमेन हो जाएगा a और कोडोमेन हो जाएगा c, है ना, जो कि f और g का कंपोजिशन कहलाएगा, ना ही g और f का। f और g का कंपोजिशन ग्राफ, g और f का कंपोजिशन फॉर्म। बेसिकली आप यहां पे देख सकते हो कि कंपोजिशन का जो डोमेन होता है, कंपोजिशन का जो डोमेन होता है वो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन हो जाता है ना, और पूरा कंपोजिशन का जो रेंज होता है वो बाहर वाले का रेंज हो जाता है। अब रेंज यानी कि कोडोमेन का बात कर रहा हूं। ठीक है, कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन को यूज करो, बेटर होगा। गॉफ का अगर मैं आपको बोलूं कि फॉग का डोमेन क्या होगा, आप बोलोगे जी सबसे अंदर है, तो जी का जो डोमेन हो जाएगा वही हो जाएगा फॉग का डोमेन, और एफ बाहर है तो एफ का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूरा कंपोजिशन फॉग का कोडोमेन। ठीक, तो ये हो गया आपका गॉफ और फॉग का फंडा। तो उसके बाद आप यहां ध्यान से देख सकते हो कि अगर वो जो विजुअलाइजेशन दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हो ना कि देखो मैं आपको समझाता हूँ, है ना, क्यों यहाँ पे बोला गया है, और आप उसको अच्छे से विजुअलाइज। यहाँ पे आपको कुछ एक मशीन दे रखा था एफ मशीन, उसमें इनपुट आ रहा था एक्स। ठीक है, ये दूसरे किसी से कनेक्टेड था, दूसरे किसी मशीन से कनेक्टेड था जी, है ना, है ना। तो और ये आउटपुट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से सोचो एक बात कि x इनपुट होकर के जो आउटपुट यहां से निकल रहा है वो क्या हो रहा है, f ऑफ x, प्लस इस पाइप में और भी कुछ इनपुट्स हो सकते हैं पहले से, वो सब मिल करके क्या बन जाएगा, g का डोमेन बन जाएगा। तो अब ध्यान से सोचने का कोशिश करो ना कि f का जो आउटपुट मतलब क्या, रेंज का बात कर रहा हूं, कोडोमेन का बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि f का कोडोमेन ये हो, पूरा यूनिवर्स हो, f का कोडोमेन, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज हो सकता है, बट उनसे हमें मतलब नहीं है। हमें इतना मतलब है कि गॉफ को डिफाइन करने के लिए g के अंदर जो भेजेंगे, g इसका आउटपुट को तो मांगेगा ही मांगेगा, नहीं आ रहा है, g इसका आउटपुट को तो चाहता ही है। इसका आउटपुट में से अगर कुछ भी इस पाइप से लीक होकर के नीचे गिर गया तो काम तमाम हो गया। इस प्रकार से समझ लो चीजों को। ठीक है, f का जो आउटपुट है, मतलब का आउटपुट यानी कि रेंज का बात कर रहा हूं, fx, वो तो g को चाहिए। यहां से अगर कुछ भी मिस हो गया तो g हाथ ऊपर कर देगा, कंपोजिशन बनने ही नहीं देगा, आउटपुट देगा ही नहीं गॉफ x। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि g डिफाइंड ही नहीं होगा ना तब। f का रेंज जो है वो उसको चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ और होता है तो ठीक है, ऐड होकर के टोटल इनपुट लेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो सिर्फ f का जो रेंज है उसी को इनपुट लेकर के आउटपुट दे देगा मशीन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे रेंज ऑफ f अपन ने लिख दिया, ये वाला पार्ट। आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो एलिमेंट्स यहाँ पे और भी हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैंने तो बोला ना कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट उससे जी को मतलब नहीं है। जी को मतलब है कि f का जो रेंज आया है उसका तो फाइनल इमेज आना ही चाहिए। f का जो रेंज आया उसका तो इमेज आना ही चाहिए यहाँ पे ग्राफ ऑफ x का आउटपुट में। समझ में आ रहा है ना। तो ये पूरा पार्ट रेंज ऑफ f इसी पार्ट में होना पड़ेगा। रेंज ऑफ f यहाँ पे होने से काम नहीं चलेगा। अगर रेंज ऑफ x कुछ भी यहाँ पे हो गया तो ये तो, क्योंकि डोमेन ऑफ g देखो c है, तो ये तो डोमेन ऑफ g का सबसेट नहीं हुआ, मतलब इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर। नहीं आ रहा है, इसका आउटपुट नहीं मिलेगा तो गॉफ डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि यहां से इनपुट देकर के आउटपुट मिल रहा है और उसी चीज को यूज करते हुए उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर लेना चाहता है मशीन तो लेगा, लेकर के फाइनल आउटपुट बना रहा है। बट यहाँ पे कुछ चीज मिस हो जाएगा, वो होगा नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला, अगर यहाँ पे मिस हो जाता है तो क्या हो जाएगा,
उसका कोई इमेज ही नहीं मिलेगा। अगर उसका कोई इमेज नहीं मिलता है तो ये फंक्शन का डेफिनेशन को वायलेट कर सकता है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए कंपोजिशन को डिफाइन होने के लिए fx का जो रेंज होगा वो gx का, गॉफ को डिफाइन होने के लिए fx का रेंज gx का डोमेन का सबसेट होना पड़ेगा, और फॉग को डिफाइन करने के लिए gx का जो रेंज है वो fx का डोमेन का सबसेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी हम उसका जो प्रॉपर्टीज है उस चीज की ओर आगे बढ़ते हैं और उस चीज को खत्म करके हम अपना क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है वो वहां पे सारे प्रॉपर्टीज के 6-7 प्रॉपर्टी है, उन सारे चीज के प्रूफ्स भी दिया मैंने शीट में। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आता है एनसीईआरटी वगैरह में तो आपको इतना प्रूफ्स नहीं मिलेगा, 1 या 2 ही मिल सकता है, बट मैंने सारे जितने पॉसिबल होते हैं सारे के सारे एक साथ दे दिया, और उन सब के प्रूफ्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जेई में आपको प्रूफ वगैरह कोई नहीं पूछ रहा है, कंसेप्ट है प्रॉपर्टी का वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो उसी से आप काम चला लोगे। बट यहाँ पे अगर आपको कोई सवाल करना है बोर्ड एग्जाम में, अगर प्रूफ आ जाता है, बेसिकली कंपोजिशन से तो कोई प्रूफ आज तक आया नहीं, अगर आ जाता है तो आप करके आओगे। ठीक, और देखते प्रॉपर्टीज क्या है, देखते अच्छे से। देखो पहला प्रॉपर्टी जो है उस चीज को ध्यान से देखो। पहला प्रॉपर्टी में लिखा क्या है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं है ना, यानी कि फॉग जो है और गॉफ जो है वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है ना। वो सिंपल सा जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हो कि मान लेता हूँ मैं fx जो है वो मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, है ना, और gx जो है मतलब डोमेन को डोमेन में सेट नहीं कर रहा हूँ, और gx जो है उसको मैं मान लेता हूँ, इसको x² मान लो और इसको √x मान लो। चलो ठीक है, तो गॉफ x जो होगा, गॉफ x वो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, है ना, और g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या है, f ऑफ x का वैल्यू है x², मतलब gx अगर √x है तो g ऑफ x² हो जाएगा रूट ऑफ x² विच इज मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, बट अगर मैं fog x की बात करूं, अगर मैं fog x की बात करूं तो ये f ऑफ g ऑफ x होगा ना, g ऑफ x दैट इज √x हो गया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका √x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर x आएगा। बट x और mod x हमेशा इक्वल नहीं होता है, तभी होता है जब पॉजिटिव होता है x का वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिव हमेशा होगा, कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। कभी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन जो है वो दो पॉसिबल कंपोजिशन है। अगर f एक फंक्शन है, g एक और फंक्शन है, तो दो प्रकार के कंपोजिशन पॉसिबल होगा, एक गॉफ और दूसरा फॉग, बट दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आर नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, बट अगर मैं दो फंक्शन के साथ साथ एक और फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा देता हूं h, या फिर कुछ भी आप अपने मन से मान लो, तब ये तीनों फंक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि सर कहने का मतलब कुछ आप इस प्रकार से तो नहीं बोल रहे हो कि अगर तीन फंक्शन है h, f और g, तब जो h ऑफ f और g होगा वो हो जाएगा, तब ये जो चीज हो जाएगा, मान लेता हूं h एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, तब h o ब्रैकेट का खेल एसोसिएटिविटी आप भी जानते हो, ये चीज किसके इक्वल हो जाएगा, h o f o g के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कंपोजिशन में होल्ड होता है, बट कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होता है। तो उसको प्रूफ भी दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहले अपन ने चार सेट कंसीडर कर लिया, लेट ए बी सी डी बी फोर्स नॉन एम्प्टी सेट्स। H जो है वो आपका A से B में डिफाइन हुआ है, G जो है वो आपका B से C पे डिफाइन हुआ है। लिख देता हूं, H जो है उसको अपन ने डिफाइन किया है A से B पे, G जो है उसको डिफाइन किया है B से C पे, और F जो है उसको डिफाइन किया है शायद C से D पे। ठीक है, C से D पे। तो आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि फॉग जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोल दो फटाफट बोल दो, फॉग जो होगा वो क्या होगा। आपने बोले सर फॉग का डोमेन अगर निकालना है तो अंदर वाले का डोमेन के बारे में सोचना है, तो अंदर वाले का G है तो G का डोमेन क्या है, B है, तो इसका डोमेन भी B हो जाएगा, और इसका कोडोमेन जो होगा वो F का कोडोमेन के इक्वल होगा, यानी कि B से D हो जाएगा। समझ आता है आपको? H जो है वो क्या है, A से B आपको पता है। ठीक है, F जो है वो C से D है, वो भी आपको पता है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो
कॉम्पोजिशन है, एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिखा रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एच, मैंने तो दूसरा लिखा, एक ही बात है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, एफ ऑफ जी ऑफ एच, है ना। अगर मैं इसका बात करूं एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो इसका आप सब कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, जी ऑफ एच इसका जो डोमेन कोडोमेन होगा वो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे कि सर एफ ऑफ जी ऑफ एच इस चीज का भी डोमेन जो है वो किसका डोमेन के ऊपर डिसाइड करेगा, है ना, एच का डोमेन, सबसे अंदर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डोमेन पूरा कंपोजिशन का डोमेन को सेट करता है, याद रखिएगा। पूरा कंपोजिशन का डोमेन अंदर वाले फंक्शन के डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जो कि है एच, और एच का डोमेन है ए, ठीक है ना। और पूरा कंपोजिशन का जो कोडोमेन हो जाएगा वो बाहर वाले के कोडोमेन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, दैट इज एफ। एफ का कोडोमेन है आपका डी, ये हो गया आपका ए से लेकर के डी तक। ठीक बात है, समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। तो ये एफ ओ जी ओ एच हो गया ए से लेकर के डी तक। और दूसरा जो फंक्शन इन्होंने लिया है यहाँ पे वो है आपका एफ ओ जी ओ एच। अभी आप ध्यान से सोच सकते हो कि इस फंक्शन का भी जो डोमेन कोडोमेन है वो ए से डी ही होगा, क्योंकि एच और एफ ही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मतलब दोनों चीज को आपको इक्वल दिखाना है, एफ ओ जी ओ एच और एफ ओ जी ओ एच, मतलब एफ ऑफ जी ओ एच और फॉग ऑफ एच, है ना। तो ये दोनों आपको इक्वल दिखाना है, तभी आप प्रूफ कर पाओगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो एसोसिएटिव है। ठीक है, तो पहले तो आपने डोमेन कोडोमेन ये तीनों की तीनों आपने कंसीडर कर लिए, फिर आपने इसके लिए ये निकाले थे, है ना। और जी इस चीज के लिए आप जी ऑफ एच भी एक बार निकाल के दिखा सकते हो कि जी ऑफ एच बड़ा इजी चीज है, जी ऑफ एच का जो डोमेन हो जाएगा वो एच का डोमेन होगा ए, और जी ऑफ एच का जो कोडोमेन होगा वो सी हो जाएगा, ए से सी। ठीक है, तो इन दोनों को आप दिखा सकते हो अलग अलग करके, बट ओवरऑल जो मुद्दे का चीज है वो यही दोनों है जो ए से डी पे डिफाइंड है। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन को इक्वल दिखाना है, और बेसिकली दोनों का डोमेन कोडोमेन भी हमें सेम मिल चुका है। ठीक है, तो अभी दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, नीचे सबसे पहले आप सेकंड पेज नंबर 6 में देख सकते हो। नाउ वी शैल शो दैट एफ ओ जी ओ एच ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ओ ब्रैकेट में जी ऑफ एच ऑफ एक्स, वही चीज जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप सीधा सीधा जो फंक्शन का डोमेन है इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो फंक्शन का डोमेन से कोई भी एलिमेंट पिक करो, है, कोई भी एलिमेंट पिक करो। मान लो आपने कोई भी एलिमेंट पिक किया x which belongs to the domain of that function कैपिटल A, समझ आ रहा है। ठीक है, तो x आपने कैपिटल A से कोई भी एक फंक्शन उठा ली। अगर x कैपिटल A का कोई भी एक फंक्शन है, समझ में आ रहा है, x अगर कैपिटल A का कोई भी एक फंक्शन है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि उस x के कोरिस्पॉन्डिंग B सेट में भी कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट hx जो होगा वो हो जाएगा आपका y, और जहां पे y जो होगा वो बिलोंग करेगा B सेट में। क्योंकि देखो ना x h का a जो है वो h का ही डोमेन है, तो x जो होगा वो h का डोमेन का ही एलिमेंट होगा, तो h ऑफ x जो होगा, क्योंकि x का डोमेन है ना h का, तो h ऑफ x जो होगा वो कोई y एलिमेंट देगा जो कि B पे रहेगा। समझ में आया। और सिमिलरली आप ये भी देख सकते हो कि y अगर b का एलिमेंट आपको पता चल गया, डेफिनेटली b का होगा ही ना y, क्योंकि h का जो आउटपुट है वो तो b पे ही होगा, और y अगर b का एलिमेंट आपने पकड़ लिए, तो अब ये भी तो लिख सकते हो ना कि g ऑफ y जो होगा वो z होगा, जहां पे z जो होगा वो बिलोंग करेगा c पे। क्यों? क्योंकि g जो एक फंक्शन है वो b से c पे जा रहा है, तो y हो गया उसका डोमेन, और ये हो जाएगा उसका रेंज जो कि उसका कोडोमेन में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को अगर मैं लिखने का कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। समझ आ रहा है मेरे बात। तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, मतलब क्या, h ऑफ x का वैल्यू y है, तो ये हो जाएगा आपका g ऑफ y। क्लियर है ये बात, समझ में आया ना। और g ऑफ y का वैल्यू जो है वो क्या है, इसको हटा करके ब्रैकेट ही लगा दो, g ऑफ y का जो वैल्यू है वो क्या है, z है, तो ये आ गया f ऑफ z। समझ में आया। और अगर मैं इस चीज को समझाने का कोशिश करूं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉक को ऐसे ही रहने दो, और ऑफ h ऑफ x है ना, तो h ऑफ x को आप क्या डाल दो, y डाल दो, तो ये जो चीज बनेगा ये क्या बन जाएगा, f ऑफ फॉक है ना आपका, f ऑफ, हाँ f ऑफ, इसको आप f ऑफ g ऑफ y लिख सकते हो,
और एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ जेड ही होगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीज क्या हो गया इक्वल हो गया और यहाँ से प्रूफ हो गया कि आपका ये दोनों कॉम्पोजिशन जो है वो क्या हो गया एसोसिएटिव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से देख सकते हो, आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के दिया गया है सारे कहानी, है ना। तो प्रूफ हो जाएगा इस प्रकार से। याद रखिएगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं होता है बट एसोसिएटिव होता है। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है थ्योरम है देख सकते हो, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइसेक्शन इज ए बाइसेक्शन। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइसेक्शन, देखो दो बाइसेक्टिव फंक्शन अगर मैं उठा लेता हूँ ना तो उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी क्या होता है बाइसेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रॉपर्टी आपको और भी बेहतर तरीके से करना चाहिए, है ना। एप्लीकेशन भी इसका काफी ज्यादा है और प्रूफ भी आने का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी थ्योरम का है। बोर्ड एग्जाम की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी का बनता है एग्जाम में आने का। इसको दो पार्ट में भी आपको पूछा जा सकता है कि अगर दो फंक्शन 1-1 है तो उनका कॉम्पोजिशन भी 1-1 होगा, प्रूफ करो, या फिर अगर दो फंक्शन ऑन टू है तो उनका कॉम्पोजिशन भी ऑन टू होगा, प्रूफ करो। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने प्रूफ किया है। एफ एक फंक्शन ले लिया ए से बी और जी एक फंक्शन ले लिया बी से सी और दोनों को हमने बाइसेक्शन बोल दिया। ठीक है, बाइसेक्टिव फंक्शन है यानी कि एफ और जी दोनों 1-1 भी है, दोनों 1-2 भी है। आपको प्रूफ करना है कि गॉफ जो है वो 1-1 है। सबसे पहले इंजैक्टिविटी, तो गॉफ को अगर 1-1 आप प्रूफ करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? गॉफ को 1-1 प्रूफ करने के लिए तो यही करोगे ना, यही करोगे ना कि गॉफ x1 और गॉफ x2 या फिर y, यहाँ पे y लिखा है या फिर आप x1 x2 लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ गॉफ। व्हाट इज डोमेन ऑफ गॉफ? डोमेन ऑफ गॉफ इज डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ f इज A, सो x, y मस्ट बिलोंग टू द सेट A। ठीक है, तो गॉफ x इक्वल टू गॉफ y, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ y। समझ में आया? अभी आपको पता है कि f और g दोनों के दोनों 1-1 है, तो अगर g ऑफ समथिंग इक्वल टू g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 है तो x1 इक्वल टू x2 भी हो जाएगा सिंस g इज 1-1। ठीक है, सिंस g इज 1-1, g अगर 1-1 है तो इनपुट भी इक्वल हो जाएगा, वही तो 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन था। और आपको अभी पता है कि f भी 1-1 है तो fx इक्वल टू fy इंप्लाई x इक्वल टू y सिंस f इज 1-1। तो यहां से प्रूफ हो गया कि गॉफ x इक्वल टू गॉफ y इंप्लाइज x इज इक्वल टू y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A, दैट इज द डोमेन ऑफ द कंपोजिशन गॉफ। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया कि ये गॉफ फंक्शन जो है वो भी 1-1 होगा। ठीक है, अभी हम इसका सर्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। देख लो ऑन टू में क्या लिखा गया है। In order to prove that the surjectivity of Goff, we have to show that every element in C has its pre-image in A. That is, for all Z belongs to C, there exists X belongs to A such that Goff X equal to Z. बस आपको अच्छे से पता है कि ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। आप क्या दिखाते हो? y इज इक्वल टू एफ एक्स को अगर ऑन टू आपको प्रूफ करना है तो आप क्या दिखाते हो? रेंज कोडोमेन तो इक्वल है और उसका जो एनालिटिकल डेफिनेशन है वो क्या है? फॉर ऑल हम क्या लिखा लास्ट में, क्या लिखते हैं बोर्ड वाले प्रूफ में? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन कैपिटल B, we have an x which belongs to the domain capital A such that f of x, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये सच दैट वाला पार्ट आप याद रखिएगा। सच दैट f of x यानी कि इनपुट जब x डालूंगा तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? y मिलेगा। सच दैट fx इक्वल टू y, नॉट y इक्वल टू fx। बार बार बोल रहा हूं, सच दैट fx इज इक्वल टू y, ऐसे ही लिखोगे आप। ठीक है, f फंक्शन में x का इनपुट डालोगे तो आपको रेंज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? y मिलेगा। सच दैट fx इक्वल टू y, यानी कि ये चीज ये बताता है कि y के सारे वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ x a पे मिल जाता है, यानी कि डोमेन में मिल जाता है, जो कि इस गिवन फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको गॉफ को ऑन टू प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे कि गॉफ का कोडोमेन से ऐसा कोई एलिमेंट पिक करोगे, z है ना, z ही तो लिखा है ना, z लिखा है। We have to show that for every element in C has its pre-image in A, that is for all Z belongs to C लिखा है, there exists X belongs to A such that Goff X equal to Z। समझ में आ रहा है ना? वही ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। अभी कैसे प्रूव करते हैं ऑन टू देख लो।
सबसे पहले अपन मान रहे कि Z कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट है, किसका कोडोमेन, गॉफ का कोडोमेन, Z इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ C, देन Z belongs to C implies there exists Y belongs to C such that G of Y is equal to Z। वो तो होगा ही ना भाई, क्योंकि G जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, B से C पे है। अभी G ऑन आपको दिया गया है, अभी C का अगर कोई भी एलिमेंट Z होता है तो इस Z के कोरस्पॉन्डिंग B पे भी तो ऐसा कुछ मिलेगा ना, ताकि G ऑफ Y जो है वो Z के इक्वल हो जाए फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू B। क्यों, क्योंकि G फंक्शन जो है वो क्या है, ऑनटू फंक्शन है। तो ये G का ऑनटू का डेफिनेशन लिख दिया हमने। समझ आ रहा है मेरी बात। सिमिलरली आप Z से कहां पे पहुंच गए, Y पे पहुंच गए। अभी Y बोलेगा कि मैं भी तो B का एलिमेंट हूं और F भी A से B पे कुछ ना कुछ है, तो मैं अगर B का एलिमेंट हूं और F भी ऑन टू है तो मेरे कोरस्पॉन्डिंग पे भी तो A पे भी कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि F इज ऑन टू। तो ये बोलेगा कि फॉर ऑल Y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट एन X बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट क्या लिखेगा, f of x is equal to y for all x belongs to कैपिटल A। समझ आया, क्लियर है ना। तो ये दोनों चीज आपको यहां से समझ में आ गया है ना। उसके बाद आप देख सकते हो क्या लिखा गया है ना, उसके बाद आप देख सकते हो क्या लिखा गया है। Thus we find that, last line, thus we find that for every z belongs to C there exists x belongs to A such that g of x क्या हो जाएगा, g of f of x। f of x का वैल्यू आपको पता चल गया y, तो g of y हो गया, और g of y का वैल्यू आपको ऊपर से पता चल गया z। मतलब इनडायरेक्टली आपने ये प्रूफ कर दिया कि g of x इज इक्वल टू क्या हो गया, z हो गया। और अगर g of x का वैल्यू z हो गया तब क्या समझ सकते हो यहाँ पे कि गॉफ जो हो गया वो ऑनटू हो गया। क्यों, क्योंकि गॉफ को ऑनटू प्रूफ करने के लिए वही काम आपको करना था। गॉफ का डोमेन ये था, कोडोमेन ये था। C से आप कोई भी एलिमेंट z उठाए थे, याद करो, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C if there exists an x belongs to A such that g of x is equal to z, then g of becomes onto। वही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपने प्रूफ कर लिए। और इसी के साथ साथ इस एनालिटिकल वे में आपने ये प्रूफ कर चुके हो कि g of फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, onto होगा। तो बड़ा काम का प्रॉपर्टी और बहुत अच्छा थ्योरम है, जिस थ्योरम को आपका बोर्ड एग्जाम कभी भी पूछ सकता है। और आपको हर वक्त इस चीज को याद रखना है कि अगर दो फंक्शन 1 है तो उनका कॉम्पोजिशन भी 1 होगा, और अगर दो फंक्शन ऑन टू है तो उनका कॉम्पोजिशन भी ऑन टू होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन बाइसेक्टिव है तो उनका कॉम्पोजिशन भी बाइसेक्टिव होगा, यानी कि एफ जी बाइसेक्टिव होने के साथ साथ गॉफ और फॉर्म दोनों के दोनों बाइसेक्टिव कहलाएंगे। ठीक बात है ना। तो इस चीज को समझते हुए हम अपना अगला प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर 4, उस चीज को और बढ़ते हैं और देखते हैं उस जगह पे क्या लिखा गया है। सिंपल सा थ्योरम है, आप इजीली समझ सकते हो इस चीज को, ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से देख लो। लेट f कोलोन a से b, देन f o i a समझते हो, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट a, उसका मतलब है i a। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन कोडोमेन तो सब कुछ सेम होता है, आपको पता है, y इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या लगेगा, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो i फ्रॉम a टू a ही होगा, क्योंकि इसका डोमेन जो है रेंज भी वही आएगा। ठीक है, तो f o i o a या फिर i b o f इज इक्वल टू f, यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन किया जाता है तो वही फंक्शन वापस घूम के आ जाता है। वो चीज आपको प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना। याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन को अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन किया जाएगा तो वही फंक्शन जो है वो वापस आपके पास आंसर में घूम करके आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक भी है। जैसे मान लीजिए fx जो है वो अगर sin x हो जाता है और gx जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि x हो जाता है, तो फॉग जो होगा वो क्या होगा, आप खुद सोच करके देखिए ना। फॉग का वैल्यू हो जाएगा f of x which is nothing but sin x, क्योंकि gx का वैल्यू तो x है ना, वही तो मसला है ना। और अगर मैं गॉफ का बात करूं तो गॉफ का वैल्यू हो जाएगा g of sin of x, और गॉफ x का वैल्यू x है, मतलब यहाँ पे जो बैठेगा यहाँ पे भी वही बैठेगा, तो यहाँ पे जो है आउटपुट भी वही आएगा। ठीक है, तो वो fx के इक्वल ही है दोनों जगह पे, आप देख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा चीज है।
अभी प्रूफ कैसे करें देख लेते फटाफट। सिंस आई ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर एफ ओ आई ए जो होगा वो ए से बी पे होगा। क्यों? क्योंकि एफ ओ आई ए का जो डोमेन होगा वो आई ए का डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, और एफ ओ आई ए का जो कोडोमेन होगा वो एफ का कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, बाहर वाले का, तो वो हो जाएगा बी। नाउ आप x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक करोगे कहां से? सेट ए से, ऑब्वियस है ना, सेट ए से उठाओगे। देन एफ ओ आई ओ ए, क्योंकि एफ ओ आई ओ ए जो है उसका डोमेन कौन है? ए है, तो एलिमेंट जब भी पिक करना होता है ऑनटू फंक्शन छोड़ के, एलिमेंट जब भी पिक करना होता है आप डोमेन से ही पिक करोगे, है ना। ऑनटू फंक्शन के लिए आपको उल्टा चीज प्रूफ करना होता है। x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, देन एफ ओ आई ओ ए x क्या हो जाएगा? एफ ऑफ आई ए एक्स, ठीक है। और आई ए एक्स का वैल्यू x है, तो ये आंसर आ गया एफ एक्स, तो एफ ओ आई ओ ए एफ प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरे बार अगर आप कन्वर्सली करोगे आई बी और एफ के लिए, तो x जो एलिमेंट है वो आपको b से पिक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरी बात, है ना। हालांकि आई बी ओ एफ का डोमेन तो a ही रहेगा और कोडोमेन आपका b हो जाएगा, बट यहाँ पे आई बी बोला है इसीलिए आप उस जगह से पिक कर रहे हो एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आप x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट b लिखोगे और y को आप fx मान रहे हो, तो आप ib और f को क्या लिख सकते हो? ib ऑफ f ऑफ x, और fx का वैल्यू आपको y पता है, ठीक है। तो ये आ गया ib ऑफ y विच इज इक्वल टू y, और y का वैल्यू f ऑफ x आपको पता है, तो ये भी fx के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये सारे सिंपल पार्ट है, आप ध्यान से समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। डाउट वगैरह होने से, डाउट तो आएगा ही आपका, डाउट वगैरह होने से आप पूछ लीजिएगा, अगर नहीं आता है अच्छी बात है, बट प्रॉपर्ली समझने का कोशिश कीजिएगा। एक लेक्चर में शायद मैं इतना कुछ डिटेल में ना भी बता सकूं आपको, है ना, बट अगर आप पर्सनली पूछते जाएंगे तो मैं बिल्कुल आपको जवाब देता जाऊंगा, ठीक है। बट जितना क्लास में समझा सकते वीडियो में पूरा कोशिश कर रहे समझाने का। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या फिर नहीं, वो आपकी बात है, बट अगर नहीं आता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। अगला थ्योरम देख लीजिए, थ्योरम नंबर 5। उसमें आपको बोला गया है लेट f colon a to b and g colon b to c be two functions such that gof is equal to ia, then f is an injection and g is in surjection। मतलब क्या कि gof अगर आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल कभी हो जाता है तो अंदर वाला जो है f वो हो जाएगा आपका इंजेक्टिव फंक्शन, और बाहर वाला जो है gof वो हो जाएगा आपका ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करें? देखो f को इंजेक्टिव कैसे प्रूफ करें? x और y वही फंडा है, f को इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए fx इक्वल टू fxy किसको इंक्लूड करना पड़ेगा? पॉइंट आउट करना पड़ेगा x इक्वल टू y को, तभी जाकर के ये प्रूफ होगा। तो आप x और y कोई भी चीज आप दो एलिमेंट उठा लो, कहां से? सेट A से, क्योंकि f का डोमेन सेट A है, सच दैट fx इक्वल टू f ऑफ y, ठीक है। तो अगर fx इक्वल टू f ऑफ y है, तो मैंने आपको लेक्चर 2 में समझाया था, पार्ट 1 में पहले ही आके बताया था कि fx इक्वल टू f ऑफ y अगर x1 इक्वल टू x2 अगर है तो fx1 इक्वल टू fx2 होगा ही होगा, ये कंफर्म है अगर f एक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी देखो fx इक्वल टू fxy से अपन ने इंप्लाई कर दिया कि gof x इक्वल टू gof y, g लगा दिया बाहर। क्यों? g एक फंक्शन है, ये ऑब्वियस चीज है। तो यहां से आपको प्रूफ हो गया कि gof x इक्वल टू gof y, और gof का वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है, तो ये हो गया i ऑफ x इक्वल टू ia ऑफ y। तो आइडेंटिटी फंक्शन का वैल्यू x ही होता है, तो ia ऑफ x हो जाएगा x और ia ऑफ y हो जाएगा y। तो fx इक्वल टू fy इंप्लाई कर रहा है x इक्वल टू y को, तो यहां से प्रूफ हो गया कि फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सजेशन पे और बढ़ जाता हूं तो आप ये समझ जाएंगे यहाँ पे कि as g colon b to a, therefore to prove that g is a surjection it is sufficient to prove that for every element in a has its pre-image in b। g को हम तो अगर प्रूफ करना है तो सीधा सीधा बात है भाई, g का डोमेन है b, को डोमेन है f a, तो क्या होगा कि for every element of codomain there exists an element in domain, वही तो आपको प्रूफ करना होगा, है ना। तो आप मान रहे हो कि let capital X be an arbitrary element of capital A, then f जो होगा वो एक फंक्शन हो जाएगा such that therefore fx belongs to क्या होगा? b होगा, fx belongs to b। देखो fx अगर बिलोंग टू b हो रहा है तो fx इज इक्वल टू y आप मान सकते हो, मान लिया आपने, है ना। उसके बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे g ऑफ y, g ऑफ y को आप क्या लिख रहे हो? g ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना। पेज नंबर 8 सेकंड पार्ट चल रहा है भाई, देख लीजिएगा कि g ऑफ y को आप क्या लिखते जा रहे हो? g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। और g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा? cos x, है ना। g ऑफ y आपका हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, और g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका?
आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा क्योंकि वो गिवन है कि आई ऑफ एक्स है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन का वैल्यू भी क्या होता है, एक्स की इक्वल ही होता है। तो आपको इनडायरेक्टली प्रूफ हो गया कि जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, और वही आपको प्रूफ करना था। जी को ऑनटू प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना था कि जी का डोमेन है बी और ए का डोमेन है, जी का कोडोमेन है ए। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन कैपिटल बी सच दैट जी ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू कोडोमेन। समझ में आया ना? तो यहां से आपने इजीली प्रूफ कर लिए कि सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, और उसी के साथ साथ ये प्रूफ हो गया कि गॉफ जी जो फंक्शन है वो क्या है, एक सर्जेक्शन है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट पढ़ते रहिएगा। पढ़ने के बाद अगर कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन आता है तो प्रॉपरली आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अगला चीज देखूं तो अगला चीज भी वही चीज है, थ्योरम नंबर 6 में छोड़ रहा हूं अभी और स्किप कर रहा हूं। आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीज है, गॉफ की जगह पे बस फॉग लिखा गया है, और आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे समझ जाएंगे। थ्योरम नंबर 7 ध्यान देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल एक एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है ना? देखो बोला है एफ जी दो फंक्शन है, अगर गॉफ ऑन टू है तो प्रूफ करके दे दो कि जी भी ऑन टू होगा। समझ आ रहा है? तो आप देख सकते हो प्रूफ कैसे किया मैंने, कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट जी इज ऑन टू, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट जी इज ऑन टू, whenever golf is onto, it is sufficient to prove that for all z belongs to C there exists an element y belongs to capital B such that g of y is equal to z। क्यों? क्योंकि g का जो डोमेन है वो क्या है, g का डोमेन B है, और कोडोमेन जो है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, कोडोमेन में क्या गिवन है, C है। समझ में आ रही है बात? तो जी को अगर आपको ऑन टू प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, जी को ऑन टू प्रूफ करना है। जी को अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो आपको करना क्या होगा कि सी से कोई भी एलिमेंट पिक करोगे, सी से कोई भी एलिमेंट पिक करोगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्री इमेज बी पे दिखाओगे। मतलब फॉर ऑल, मान लेता हूं कुछ भी, एक्स बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू b सच दैट g ऑफ y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x के। वही तो प्रूफ करना, अगर वो प्रूफ कर दिए तो काम हो गया आपका। समझ में आया? यहाँ पे उन्होंने x के जगह पे z लिया है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, लेट z बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ c का कोई भी एलिमेंट है, सिंस गॉफ इज ऑन टू देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x belongs to a, there exists x belongs to a such that gov x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? implies gov x is equal to z implies g of y is equal to z where y is equal to f of x। बता देता हूं मैं इस चीज को एक्सप्लेन करके। ध्यान से देखो, यहाँ पे वो लोग लिखे कि गॉफ जो फंक्शन है वो a से c पे है, और आपको क्वेश्चन में ये बोल के दिया गया है कि गॉफ जो है वो ऑन टू है। मतलब क्या कि c का कोई भी एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग a में ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट गॉफ ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल टू c का एलिमेंट। समझ में आया ना? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि c का कोई भी एलिमेंट हमने तो प्रूफ कंसीडर किया z, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, देखो लेट z बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ c since golf is on to there exists x belongs to a, x ऐसा कुछ a पे जरूर होगा such that golf of that element is equal to z। मैं बार बार बोल रहा हूँ, on to फंक्शन का सारे प्रूफ उसी डेफिनेशन से हो रहा है। For all z belongs to c there exists x belongs to a such that golf of that is equal to z। खत्म बात। यहां से आओ, ऐसे घूम करके यहां पे पहुंच जाए। z belongs to c के लिए x a पे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा सच दैट गॉफ के अंदर जब इस x को डालेंगे तो आउटपुट जो मिलेगा वो z ही मिलेगा। खत्म बात, दैट्स इट ऑन टू फंक्शन। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि g ऑफ f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। थोड़ी देर पहले आपने ये भी पढ़े हो कि g ऑफ y जो है मतलब fx का वैल्यू y रख करके यहाँ पे z लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, y का वैल्यू आप fx रख सकते हो ना, क्योंकि y जो है वो तो b का एलिमेंट है, f का जो डोमेन कोडोमेन है वो क्या दिया हुआ है, a से b दिया हुआ है और g का दिया हुआ है b से c। ठीक है, तो z के कोरिस्पोंडिंग आपको b पे ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ना, y बिलोंग्स टू b, इसीलिए fx का वैल्यू क्या मिल रहा हो, y लिख रहे हो। समझ में आया ना। जैसे या फिर x a का एलिमेंट है तो आप ऐसे भी यहाँ से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि x अगर a का एलिमेंट है तो f के अंदर अगर x डालूंगा तो आउटपुट जो मिलेगा वो y जो मिलेगा वो डेफिनेटली कहाँ का एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। तो fx को आप क्या लिख सकते हो, y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि g ऑफ y जो है वो किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया, where fx belongs to that is y belongs to b। Thus आपको क्या प्रूफ हो गया कि फॉर ऑल z belongs to कैपिटल C, फॉर ऑल z belongs to कैपिटल, यहाँ से देखो फॉर ऑल z belongs to कैपिटल C, आपने माने तो थे ना कि z C का एलिमेंट है, फॉर ऑल z belongs to कैपिटल C देयर एग्जिस्ट, हमें मिला y belongs to कैपिटल B such that g of y is equal to c का वो एलिमेंट जो c पे था, कौन है, z, such that g of y is equal to z। यहाँ से आपको प्रूफ हो गया कि g जो है वो क्या है, एक ऑनटू फंक्शन है। ठीक है, बट एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उस चीज को मैंने नीचे दे के रखा है, आपको एक ही साथ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि गॉफ को इस, ये भी बहुत तगड़ा और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखो। ग्राफ को ऑनटू होने के लिए, ग्राफ को ऑनटू होने के लिए जी को ऑनटू होना नेसेसरी है, जी को ऑनटू होना नेसेसरी है, बट एफ ऑनटू होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा। समझ में आ रहा है ना। और सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है उस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, ग्राफ को 1 to 1 होने के लिए, ग्राफ को 1 to 1 होने के लिए एफ को 1 to 1 होना मैंडेटरी है, एफ को 1 to 1 होना मैंडेटरी है। एफ अगर 1 to 1 नहीं हुआ तो ग्राफ कभी भी 1 to 1 नहीं हो सकता है, और जी अगर ऑन टू नहीं हुआ तो ग्राफ कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता है। याद रखिएगा ये चीज, समझ में आ रहा है। तो है ना, पहले वाला थ्योरम 3 के साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिए, बार बार बोलो। एफ और जी अगर बाइजेक्शन है तो ग्राफ और फॉर्म बाइजेक्शन होगा, ठीक है, वो अलग बात है। एफ और जी बाइजेक्शन ये है कंडीशन, बट यहाँ पे कंडीशन है कि ग्राफ टू बी 1 1 एंड ऑन टू। If graph wants to be 1 1 and onto, that is bisective, then the only condition is f must be 1 1 and g must be onto। अंदर वाला एकदम 1 1 होना चाहिए और बाहर वाला एकदम onto होना चाहिए, बस इतना सा कंडीशन है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गया तो काम खत्म, ठीक बात है। अगर f 1 to 1 है और g onto है तो ग्राफ बाइसेक्टिव होना है, कंफर्म। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में बोला था कि एक एग्जांपल देकर के इस चीज को शो करो, ताकि अगर f मैनी टू 1 भी अगर हो जाए, सॉरी हाँ, f अगर ऑन टू अगर नहीं होता है, इन टू भी अगर हो जाता है, फिर भी ग्राफ ऑन टू होगा। और एक और एग्जांपल ऐसे भी है कि अगर g मैनी 1 भी हो जाता है फिर भी ग्राफ 1 to 1 है, क्योंकि ग्राफ को 1 to 1 होने के लिए तो g का कोई लेना देना नहीं है, g कुछ भी हो सकता है, f 1 1 हो जाए उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जांपल, है ना। यहाँ पे मैंने f को क्या बना रखा है, ये देखो f को आप देख सकते हो 1 2 3 4 है ना। 1 2 3 4 से 1 2 3 4 में जा रहा है, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे भी ये है मेरा f, आप देख सकते हो। और g जो है वो g फंक्शन जो है वो आप देख सकते हो 1 2 3 4, और यहाँ पे है आपका 1 2 3, यानी कि 1 से 1, इधर 2 से 2, इधर 3 से 3 और 4 से 4। समझ में आ रहा है ना। जी है, देखो f को मैंने ऑन टू नहीं लिया, ये देखो खाली है एलिमेंट, है ना। रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, रेंज जितना है कोडोमेन 4 लेकर के है। समझ में आया ना। f यहाँ पे इनटू मैंने डाला, ठीक है, और g को मैंने ऑन टू डाला, ठीक है। तो ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ का जो डोमेन हो जाएगा वो तो f का डोमेन होगा, f का डोमेन 1 2 3 4 है, और ग्राफ का जो कोडोमेन हो जाएगा वो g का कोडोमेन होगा, g का कोडोमेन है 1 2 3। तो देखते हैं कहानी क्या हो रहा है, 1 से 1, 1 से 1, ऐसे ही तो रिलेट होगा ना। 1 से 1 जा रहा है और यहाँ पे इसी 1 से 1 जा रहा है, तो 1 से किसको रिलेट करेंगे, 1 को।
2 से 2 जा रहा है और यहाँ पे भी 2 से 2 जा रहा है, तो 2 से भी क्या होगा 2 होगा। 3 से 3 जा रहा है तो 3 से 3 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 हो जाएगा। 4 से 3 जा रहा है और यहाँ पे भी 4 से 3 जा रहा है और देखो 3 से 3 जा रहा है, 4 से 3 जा रहा है। अभी इसी चीज को यहाँ पे डालोगे तो 3 से 3 जा रहा है, तो 4 से भी क्या होगा 4 से 3 और 3 से 3, तो अल्टीमेटली ये 4 किसके साथ रिलेट हुआ इस 3 के साथ, तो 4 से 3, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया ऑनटू हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे एक चीज छोड़ देता हूँ, यहाँ पे एक चीज छोड़ देता हूँ ना, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैं मान लो यहाँ पे एक और 4 डाल दिया, ठीक है। 4 क्यों डाला, मैं g को इनटू बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए g को इनटू डाल देता हूँ, है ना। तो गॉफ का जो कोडोमेन होगा उसमें भी यहाँ पे 4 आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा, आएगा ना। तो अगर g देखो तो इसका भी कोई प्री इमेज नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 तो 3 पे ही रिलेट हो रहा है, तो इसका भी कोई प्री इमेज नहीं मिला, कोई भी एलिमेंट डोमेन का इस पे 4 पे आकर के रिलेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, देखो इसमें भी खाली रह गया ना, तो गॉफ भी क्या हो गया इनटू हो गया। तो अगर g इनटू हो जाता है तो गॉफ भी इनटू होगा, g अगर ऑनटू है तो गॉफ ऑनटू होगा। f का कोई लेना देना है ही नहीं, f अगर ऑनटू है अच्छी बात है, f अगर ऑनटू नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गॉफ ऑनटू होगा ही होगा। सिमिलर केस है 1 to 1 के साथ, सब कुछ लिख के दिया है, देख सकते हो, ठीक है। अगर गॉफ को 1 to 1 होना है तो f मस्ट बी 1 to 1, है ना। g के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगेगा, g 1 to 1 होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा, ठीक है। अंदर वाला 1 to 1 होना ही पड़ेगा। अगर f मैनी 1 हो गया तो गॉफ मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और दो थ्योरम नंबर 3 और 4 में आप देख सकते हो दिया हुआ है कि गॉफ अगर ऑन टू है तो और g अगर 1 1 है, गॉफ अगर ऑन टू है और g अगर 1 1 है तो f ऑन टू होगा, और गॉफ अगर 1 1 है, f अगर ऑन टू है तो g भी 1 to 1 होगा। देख लीजिएगा, इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली यूज करना। हाँ आपको देखो एक बार में तो ये सब ना मुझे याद रहता है, मेरे को भी देख देख के पढ़ाना पड़ता है, बट आपको भी याद नहीं रहेगा, एक बार पढ़ोगे, बट आपको लिखना पड़ेगा। हाँ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 1 1 ऑन टू फंक्शन को कैसे प्रूफ करना है वो लिखना पड़ेगा आपको। फंक्शन के लिए फंक्शन चैप्टर, कुछ चैप्टर्स है ना जो बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा मेहनत करा देता है अलग से, ठीक है। उन चैप्टर्स का मैं नाम बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके, ठीक है। रिलेशन है ना, फंक्शन, ठीक है, बाइनरी फंक्शन, ठीक है। मैट्रिसेस में कुछ थ्योरम्स है, बेसिकली ये आता नहीं, जो पढ़ाते हैं ना बोर्ड में कभी पूछते नहीं है, वो सिंपल चीजें पूछते हैं हमेशा, बट पढ़ाना तो पड़ेगा ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल तक पूछेगा ना। अगर सबसे टफेस्ट पेपर डिजाइन हो गया तो पूछेगा ये सब फालतू का प्रूफ वगैरह, ठीक है। फिर मैट्रिसेस में कुछ थ्योरम्स हो जाता है, वो परेशान करता है। कैलकुलस में कोई भी चीज नहीं है, जो बोर्ड से वही चाहिए, सीधा सीधा बात है ना। और अगर मैं बात करूँ हाँ वेक्टर्स में कुछ थ्योरम्स आएगा जो आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं, और सब कुछ लगभग बराबर ही है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट लगभग मान सकते हो आप, कितना पार्ट यहाँ पे हो गया, मान लो आपका 5, हाँ ये मतलब 100 में से मान लो ये लगभग 10 से 15 नंबर मैक्सिमम 10 से 12 नंबर का वेटेज रखता है। ये पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको तकलीफें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके तैयार करना होगा। हाँ बट ऐसा नहीं कि बिना समझे सब कुछ प्रैक्टिस कर लेना है, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझ के याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। याद करना और रटना दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है ना। रटना मतलब बिना कुछ समझे लिख लिख के प्रैक्टिस करना, जैसे आप पहले करते थे, बट अभी आपको समझ के याद करना है चीजों को। देखो याद तो करना पड़ेगा, फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो मैथ्स में आप क्या करोगे, एग्जाम में जाकर के अब जिनको फॉर्मूला याद है वो आपसे आगे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो याद रखना है बट समझने के बाद, जब तक समझ नहीं आता है तब तक सर को परेशान करते जाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे बेहतर तरीके से। और जो वैसा मतलब जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन था और प्रॉपर्टी था वही है, उसका थ्योरी पार्ट है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट थ्योरम मतलब ये 7 मान लो, 7 का पार्ट 1 2, 7 का पार्ट 1 2 और 3, ठीक है, 2 3 और 7 का पार्ट 1 2, ठीक है। बाकी जो भी दिया ये सब ऐसे ही है, मतलब आएगा नहीं कभी, आप याद रखिएगा, है ना। बट आपको पढ़ के जाना है सब कुछ। हाँ कलाम का टेस्ट में तो जरूर आ सकता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट आपको पढ़ के जाना है पूरा, है ना। आपको सब कुछ पढ़ना है। ऐसे इनवर्स में भी कुछ थ्योरम मिलेगा आपको, है ना, बट टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे डीपली सोच के,
और लैंग्वेज है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो प्रॉब्लम हो जाता है समझने में किसी किसी को, है ना। बट आपको समझाया गया है, बट इतना टाइम लेकर के एक्सप्लेन नहीं कर पाया जितना करना चाहता था। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फोन करके जरूर क्लियर कीजिएगा। फोन पे पूरा समय है, वीडियो पे उतना समय शायद भगवान हमें नहीं दिया, ठीक है। तो अभी फटाफट अपन अपना लास्ट नोट जो है उस चीज को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि fx gx इवन ऑड अगर है तो फॉक के बारे में कमेंट करने के लिए बोला गया है। तो ये चीज तो एकदम सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो इस चीज को, ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे, है ना। खुद भी समझ सकते हो, एकदम सिंपल वाला पार्ट है ना। जैसे कोई भी एक एग्जांपल में उठा करके दिखा देता हूँ, fx को ऑड मान लेता हूँ, gx को ऑड मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपको फॉक के बारे में कमेंट करना है ना, तो फॉक के बारे में अगर कमेंट करना है तो फॉक ऑड या इवन है उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो, कोई भी फंक्शन ऑड या इवन चेक करने के लिए -x डालते हो। -x मतलब g ऑफ -x। अभी g देखो क्या है, g ऑड है ना, अगर g ऑड है तो g ऑफ -x हो जाएगा माइनस ऑफ gx, ठीक है। अभी f देखो, f क्या है, f ऑड है ना, तो f ऑफ माइनस ऑफ समथिंग हो जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो इस प्रकार से f जो हो जाएगा, fog x जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे केस में ये इवन फंक्शन रहेगा, क्योंकि ये f जो है वो उसको डोमिनेट, कभी तो g उसको पॉजिटिव बना देगा या फिर कभी f पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कॉम्पोजिशन का थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी उसका फटाफट अपन एक्सरसाइज 3 में चलते हैं, कॉम्पोजिशन का कुछ अच्छा खासा क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। फंक्शन पार्ट 2 याद रखना, ये सारे पार्ट रिलेशन इतना दिक्कत नहीं आता रिलेशन में जितना फंक्शन में आता है, मतलब जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट को देख के पता चलता है, उससे मैं बता रहा हूँ। फंक्शन का पार्ट 2 जो है, पार्ट 3 तो कम्प्लीटली अलग है, जे वाला पार्ट है। बट रिलेशन फंक्शन का पार्ट 3 बाइनरी फंक्शन, मैट्रिसेस का कुछ थ्योरम्स होता है जो एनसीईआरटी में तो नहीं होता बट हम पढ़ाते हैं, और वेक्टर्स में कुछ थ्योरी पार्ट होता है। तो ये पार्ट को उनको ना लिखने में, प्रूफ करने में, लिखने में समझ तो आ जाता है बराबर, बट लिखने में वो प्रॉब्लम हो जाता है ना। वो किसी को भी प्रॉब्लम होता है, वो आज मतलब आप प्रैक्टिस कर करके उसको डेवलप करना पड़ेगा आपको, है ना। बट समझ के प्रॉपर लॉजिक के साथ, ताकि आगे से अगर कुछ भी नया आए तो आप खुद से कर पाओ, ऐसा नहीं कि आप फंस जाओ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 निकाल लीजिए आप, और उधर क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, है ना। कॉम्पोजिशन और फंक्शन का पेपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। एक्सरसाइज 3 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं।